चलिए फिर नीचे टू बताइए। ओपन तो करना। Yes, 26 to 50. 38. ETS 38, 21, 35, 31, 32, 47, 26, 40, yes, 47, 47, 35, 36, 44, एक एक करके एक साथ चार बोलोगे तब आपको पूरे सुनाई देगा। 44, हैंड रेस करो फिर बोलो तब समझ में आएगा। 43, 43, 44, 43, 42, 40, 30, 95, 35, 39, and 42, 42। ठीक है, अब स्टार्ट करें। देखो स्टार्ट करना है 26, 27, 20 के सीरीज में दो ही है, ध्यान दो इधर। अच्छा, अब प्लीज काइंडली थोड़ा सा ध्यान दीजिए ताकि थोड़ा फास्ट में रिस्पॉन्ड कर सकें। दैट साइड 26 में लिखा है लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडियन ऑयल। इंडियन ऑयल नहीं है, इंडिया ऑयल। INDIAOIL है ना, N नहीं है दूसरा। इज अरेंज इन ऑल पॉसिबल वेज। द नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच AIO occurs only at odd places. इंडिया ऑयल अच्छा L लिख दिया है, L तो इन दैट केस अब हमें करना क्या पड़ेगा। तो बोल रहा है कि I और O occurs in at odd places. A, I and O occurs at odd places. तो भाई A एक दिख रहा है, I भी एक दिख रहा है ना, 3 दिख रहा है और O कितना दिख रहा है 1। अब टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 है। बॉक्स बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ऑड प्लेसेस मार्क करते हैं 1 3 5 7 9। ऑड प्लेसेस कितने हो गए देखो 5। अब हमारे पास A कितना है 1, I कितना है 3 और O कितना है ना। तो डेफिनेटली हमको इन तीन को अरेंज करना है। 5 ऑड प्लेसेस ऑफ 5 ये हैं, तो इनको तो इसी में अरेंज करेंगे और बाकी को अलग से अरेंज करना है। तो बाकी क्या बचा हमारे पास देखो, तो बाकी बचा हमारे पास I तो हो गया N, D और फिर क्या है I A हो चुका है, L 2 है, ध्यान रखो और तो कुछ है ही नहीं। सो आई कैन सी ये 4 लेटर्स हमारे पास है। तो भाई कैसे अरेंज करेंगे, तो नंबर ऑफ वेज। ऑड वाले को पहले अरेंज करते हैं। ऑड वाले में कितना प्लेस है 4 और लेटर्स कितने हैं 4, तो कितने कितने तरीके से अरेंज होगा 5 बाय 5 है। अच्छा 5 फैक्टर सॉरी 5 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल है ना। 3 फैक्टोरियल किसके, क्योंकि आई 3 बार रिपीटेड है, राइट ना। इनटू काम नहीं खत्म हुआ है। अब बाकी इवन प्लेसेस पे कितने लेटर्स हैं 4, तो लिखेंगे 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। किस लिए, तो यार रिपीटेड हुआ है तो बस इतना ही आंसर हो गया। देखो अब ऑप्शन आप मैच कर सकते हो कैलकुलेट करके, कितना हो जाएगा, ये तो 6 कैंसिल हो जाएगा ना। 120 बाय 6 यानी कितना हो गया 20 इनटू ये कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 2।
27. The number of ways of arranging 20 boys so that 3 particular boys are separated. 3 particular boys are separated. Separated अगर अलग अलग रखना है 3 बॉयज को तो इसका मतलब कौन सा मेथड लगेगा? गैप मेथड। ये ना लगेगा भाई, जैसे ही बोला कि 3 को अलग अलग रखना है, एक साथ नहीं बैठना चाहिए, तो क्या हो गया? गैप मेथड। गैप मेथड में सबसे पहले क्या करते हैं? जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पहले उनको अरेंज करते। तो कितने लोग हैं जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? 70 है ना। तो नंबर ऑफ वेज लिख रहे हैं, देखो नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले उन 17 को अरेंज करेंगे कितना से? 17 फैक्टोरियल है ना। अब सोचो जरा 17 फैक्टोरियल से पर्सन 1 पर्सन 2 पर्सन 3 डॉट डॉट पर्सन 17 अरेंज कर दिए। अब बाकी 3 जो बचे उनको इसी गैप में डालेंगे। लेकिन गैप है कितने हमारे पास? 18। लीनियर होगा तो गैप एक ज्यादा होगा। कितना होगा? 18। तो 18 में से कितना गैप चुने? 3। और उन 3 को उसमें अरेंज करेंगे कितना से? खत्म हो गया काम, है ना। ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या बनेगा? कैलकुलेट करते हैं 17 फैक्टोरियल, ये कितना हुआ? तो 18 इंटू 17 इंटू 16 बाई 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, है ना। ये कैंसिल हो गया तो डेफिनेटली हमारे पास क्या मिल रहा है? तो 18 फैक्टोरियल है ना इंटू 17 इंटू 16। और ये है ऑप्शन में कहीं पे नहीं है, तो नन ऑफ दीस। ठीक है। 26 27 के बाद 31 31 32। क्वेश्चन नंबर 31। इन हाउ मेनी वेज? 31 यही करते, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, स्पेस बच जाएगा। इन हाउ मेनी वेज 4 प्लस एंड 5 माइनस कैन बी अरेंज इन अ सर्कल सो दैट नो 2 प्लस साइंस आर टुगेदर। तो भाई कितना प्लस है हमारे पास? 4। 31 था ना। हाँ, प्लस कितना है हमारे पास? तो 4। और माइनस कितना है हमारे पास? 5। आपको बोल रहा है किस पे अरेंज करने के लिए? तो सर्कल पे, कि कोई भी प्लस आप साथ में नहीं। तो एक काम करते हैं, सर्कल उठाते हैं, सबसे पहले किस पे अरेंज करें? माइनस पे। तो माइनस पे अरेंज करने का तरीका, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज माइनस ऑन सर्कल। बताओ जल्दी से कितना? 5 फैक्टोरियल बाय ओनली 1। माइनस क्या है? आइडेंटिकल। अरे भाई किधर अरेंज करो, किसको क्या फर्क पड़ेगा? फैक्टोरियल किसके लिए यूज कर रहे थे हम लोग? अरेंजमेंट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट होगा तब ना, यहाँ डिस्ट्रिक्ट थोड़ी है जो लिख रहे हैं हम लोग। कितना होगा? 1। अच्छा अब गैप्स कितना हुआ? 5। वो भी आइडेंटिकल। क्यों भाई? गैप किसके कारण डिफरेंट होता है? तो आसपास के आदमी के अनुसार। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। बता दो ये गैप और ये गैप में फर्क बताओ, कैसे बताओ? दोनों तरफ क्या है? माइनस। अरे पता चलता है ना, यहाँ पे B1 होता है, यहाँ B2 होता है, यहाँ B5 होता है, यहाँ B7। चलो बता देते दोनों क्या है? डिफरेंट। करेक्ट। तो गैप सेम है या डिफरेंट है? सेम। करेक्ट ना। तो सेलेक्ट करने का तरीका क्या हुआ? एक, चाहे कितना भी कर लो उसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट ना। तो कितना गैप सेलेक्ट करना था हमको? 4। कितने तरीके से? एक। और फिर उसमें चारों को अरेंज करना है, वो भी कितने तरीके से? एक। वो भी क्या है? आइडेंटिकल। करेक्ट ना। तो डेफिनेटली हमारा आंसर क्या होगा? तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट 4 गैप्स कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 1। क्यों? गैप्स आर आइडेंटिकल। गैप्स आर आइडेंटिकल। ठीक है। एनसीआर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं भाई? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, आइडेंटिकल के लिए थोड़ी। आइडेंटिकल के लिए तो खाली क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है। तो क्वांटिटी आपने 4 बोल ही दिया तो फिक्स हो गया, एक ही तरीका है। अगर बोलते कि नहीं हमको एक बार 2 एक बार 3 एक बार 4 चाहिए तो 3 हो गए। करेक्ट ना। लेकिन नहीं, हमको तो 4 ही चाहिए, हो गया एक। अच्छा नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज प्लस इन गैप्स। अब बताओ ये कितना? ये भी 1। क्यों? क्योंकि वो भी तो सेम ही है, आइडेंटिकल। तो टोटल वेज कितना हो गया? टोटल वेज बताओ।
1 into 1 into दैट इज 1। इससे ज्यादा है ही। समझ में आया बात सबको? ऑप्शन ए देखो क्या लिखा है आंसर, लिखा है सब आइडेंटिकल है तो फिर करना क्या, कुछ नहीं करना, सब चीज एक बराबर ही है ना। 30 में दो था ना, 31 35 38 31 32, उसके बाद 35 32 31 32, we'll go for 32 now। 32 the number of ways in which two teams A and B of 11 players can be made from 22 players so that two particular players are on opposite side। भाई दो टीम है हमारे पास, ऐसे लिख रहे हैं टीम A एंड दूसरा क्या B। अब दो प्लेयर है P1 और P2, P1 एंड P2, ये दोनों एक टीम में नहीं रहना चाहते, तो कितना तरीके से, तो भाई एक बार अगर P1 यहाँ होगा तो P2 यहाँ होगा, या P2 यहाँ होगा तो P1, कितना तरीका 2 वेज यानी 2 फैक्टोरियल, करेक्ट ना। तो इनके लिए तो टोटल नंबर ऑफ वेज लिख रहे हो, नंबर ऑफ वेज, तो इनके लिए तो खाली 2 वेज है, देखो 2 फैक्टोरियल हो गया ना, काम खत्म। अब बचा क्या, तो भाई एक एक खिलाड़ी तो दोनों को मिल चुका है, कोई मिले P1 मिले या P2 मिले, एक एक खिलाड़ी तो दोनों को, और कितना चाहिए था 11 चाहिए था ना, और कितना चाहिए 10 और कितने में से 20 में से, तो डिस्ट्रीब्यूट करो ना 20 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल, देखो बॉडी में बांध दिया है ना, किसको प्लेयर्स को, 10 प्लेयर एक एक जगह, ठीक है ना। अच्छा कंप्लीट हो गया क्या, नहीं 1 बाय, अब बंधा है आइडेंटिकल है ना, अरे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं, ये ना कर रहे थे, पैकेट बना रहे थे पहले, यहाँ भी क्या किए हम लोग, पैकेट बनाए, 20 प्लेयर में से 10 प्लेयर एक जगह, 10 प्लेयर एक जगह, दोनों सेम साइज है तो 1 बाय 2 फैक्टोरियल। हाँ बट बांटना भी तो है, ए को दें या बी को दें, कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल हो गया था। यहाँ ये 2 फैक्टोरियल किसके लिए, तो P1 P2 और बाकी 20 बचे हुए खिलाड़ियों के लिए ये हो गया आंसर। कैलकुलेट करके देखो रिजल्ट आएगा, क्या लिखेंगे, तो मुझे दिखता है 8 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में कितना आएगा, तो 20 into 19 into 18 into 17 into 16 into 15 into 14 into 13 into 12 into 11 बाय क्या, तो into 2 भी, ये वाला 2 तो रहेगा ना, ठीक है। और नीचे में कितना आएगा, तो 10 फैक्टोरियल यानी 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 122 क्यों 120 लिख दिया, 5 फैक्टोरियल वो तो रहेगा ना। अब कैंसिलेशन देखते हैं क्योंकि ऑप्शंस मैच करना पड़ेगा, है ना। तो देखो ऑप्शंस में 32 है ना, 32 में देखो यूनिट प्लेस देखो सबका डिफरेंट है, पहला का 2, दूसरा का 5, तीसरा का 6 और चौथा का क्या है 4। सो लेट्स फाइंड यूनिट प्लेस पता करके काम चल जाएगा, है ना। तो भाई क्या करें, कैंसिलेशन करते हैं पहले। यहाँ से दिख रहा है कि ये 12 तो खत्म, देखो यहाँ से 10 है ना। अब क्या कैंसिल कर सकते हैं, तो उसका कैंसिलेशन स्टार्ट करो अलग अलग, 9 2 जा 18, ठीक है, 8 2 जा 16, फिर अगला बोलो क्या बोलेंगे, 7 2 जा 14। अब कैंसिलेशन बच गया, यहाँ से भी देखो ये 2 कैंसिल करो, ये क्या हो जाएगा 3, करेक्ट ना। फिर ये 3 भी कैंसिल होगा कुछ, हाँ होगा, देखो ना ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 कैंसिल हो गया, क्या होगा, तो ये 2 भी कैंसिल कर दो, चलो और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ ये 0 हो गया ना कैंसिल, सब कैंसिल कर दिए। अब बचा क्या हमारे पास, हमारे पास बचा 2 19, फिर 2 17, फिर 2, फिर क्या 13 इनटू क्या, खाली यूनिट डिजिट चेक करेंगे, देखो आंसर आएगा। यहाँ स्टार्ट करते हैं 11 इंटू 13, लास्ट में क्या आएगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42 यानी 2, है ना। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 9 36 यानी 6, और 6 इंटू 2 तो यूनिट डिजिट 2 है, देखो तो ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, बस वही आंसर होगा, बाद में कैलकुलेट करते रहो। समझ में आया बात, जब क्वेश्चन ऐसा कुछ देगा तो कुछ इतना मदद तो जरूर कर देगा, ठीक है ना। बस ध्यान रखना, लेकिन नन ऑफ दिस ऑप्शन ना, अगर 2 ऑप्शन हुआ तो ये तरीका गलत हो जाएगा, करेक्ट ना। नन ऑफ दिस नहीं था इसलिए ब्लॉकेज कर दिया। अब आंसर लिख सकते हैं बिना कैलकुलेशन के, क्या लिखेंगे 3 6 9 5 1 2, 3 6 9
5 1 करो जैसे कैलकुलेट करना आएगा तो ये 31 32 35 36 38 39 Question number 35. We are required to form different words with the help of the letters of the word integer. Integer. देखना पड़ता है भाई, क्योंकि पिछला बार इंडियन ऑयल को क्या बना दिया है ना, उस चक्कर में कहीं कुछ और नहीं था। तो इंटीजर अब क्या कह रहा है, M1 बी द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच I एंड N आर नेवर टुगेदर। ध्यान दो, M1 इज नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच I एंड N आर नॉट टुगेदर, अभी एक साथ नहीं है। तो इसका मतलब M1 तो निकाल सकते हैं, कैसे करेंगे बताओ? गैप मेथड लिखते हैं, या तो 2 है टोटल माइनस दोनों एक साथ, वही कर सकते हैं। 2 से ज्यादा होता तब ना दिक्कत है, लेकिन गैप मेथड करते हैं, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है। गैप मेथड में क्या करेंगे देखो, तो I और N हटा दो, ठीक है, तो बचा क्या 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल हो गया। अब गैप कितना हुआ हमारे पास, 5 6 हुआ, करेक्ट ना। अब अगर 6 गैप है और हमको चाहिए कितना 2, करेक्ट ना, तो क्या करेंगे 62 इनटू क्या अरेंज करेंगे ना। देखो तो कितना कैलकुलेट हो गया, ये 2 फैक्टोरियल खत्म, 5 फैक्टोरियल यानी 120, पूरा कैलकुलेट करना है क्या, हाँ निकालना तो पड़ेगा। तो 5 फैक्टोरियल और इनटू 62 यानी कितना हुआ 15 यानी तो अभी इतना बाद में देखा जाएगा कैलकुलेशन। M2 क्या लिखा है देखो, the number of words which begin with I and end with R, है ना, number of words which begin with I and ends with R, यानी कितना वर्ड्स हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे अरेंज कर दो 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हो गया। यहाँ पे कौन होगा I और यहाँ पे कौन होगा, तो बीच का ही खाली अरेंज करना है ना। तो बीच में कितने लेटर्स हो गए देखो, तो 1 2 3 4 5, उसमें से भी E रिपीटेड है कितनी बार 2 बार। तो डायरेक्टली नंबर ऑफ वेज M2 लिख रहे हैं, कितना लिखेंगे 5 फैक्टोरियल बाय, बस खत्म। तो हमसे पूछ क्या रहा है खाली M1 बाय, निकालो M1 बाय M2 क्या लिखोगे, तो M1 है 5 फैक्टोरियल इनटू 15 और यहाँ से M2 क्या है, तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 तो मतलब ऊपर चला गया, तो आई कैन राइट दिस वन इज इक्वल टू 36 भी देखो वही है, ग्रुप है 8 लड़कियों का जिसमें से 2 सिस्टर है। अब आपको बैठाना है ताकि 2 सिस्टर्स कभी साथ में ना बैठे, फिर क्या करेंगे गैप, तो यहीं पे बना देते हैं देखो 36 क्या करेंगे गैप मेथड। तो नंबर ऑफ वेज डायरेक्ट लिख रहे हैं, कितनी गर्ल्स है टोटल 8, जिसमें से 2 सिस्टर्स हैं, तो रिस्ट्रिक्शन कितने पे है 2 पे, तो कितने पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है 6 पे। तो पहले किसको अरेंज करें 6 को, कैसे अरेंज करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल G1 G2 G3 G4 G5 G6 देखो ऐसा। अब सिस्टर्स 2 है हमारे पास S1 S2, उनको अरेंज करने के लिए क्या उठाए, तो गैप कितना है यहाँ पे 7 में से 2 गैप उठाते हैं, कितने तरीके से 7C2 इनटू कितना 2 फैक्टर, खत्म हो गया आंसर है ना। So you can write this one is equal to 6 factorial into 7 into 6 by 2, तो कितना हो गया 40, ऐसे लिखो। अब ऑप्शन देखो, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 7 into 6 by 2 हुआ ना, 2 और 2 यहाँ कैंसिल होगा ना, ठीक है। तो रिजल्ट तो इतना ही ना आएगा 42 into 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल मतलब कितना हो गया 720 है ना।
I can write this one to be 720 into 42 है ना। देखो तो लास्ट डिजिट से हमारा काम चल जाएगा। हाँ 20103040 लास्ट में तो जीरो रहेगा ही, उससे पहले वाला देख लो करेक्ट ना। तो क्या होगा 2 टू द 4, तो लास्ट दो डिजिट 40 है। देखो किसमें है लास्ट ऑप्शन 30240 खत्म हो गया। ठीक है ना। बड़ा बड़ा डिजिट्स अगर है तो काम यही करो, लेकिन प्रोवाइडेड नन ऑफ दिस ना हो। नन ऑफ दिस हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। 35 36 हो गया, 38 39। क्वेश्चन नंबर 38। Okay, coming for 38, देखो क्या कह रहा है। The number of permutations of k different things in a row taken not more than r at a time. Each thing may be repeated any number of times in equal to। कह रहा है कि रो में अरेंज करना है हमको कितना, तो k डिफरेंट थिंग, k अलग अलग तरह का चीज है, और रो कितना भी ले सकते हो किसी को भी, कोई लिमिटेड नहीं है। लेकिन ध्यान रहे कि रो में ज्यादा से ज्यादा r प्रोडक्ट हो, ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा बोला है, कम तो हो सकता है ना। तो रो कितना का बना सकते हैं, या तो एक प्रोडक्ट का, या तो दो का, या तो तीन का। तो भाई एक काम करें, पहले रो ही बना लेते हैं, बाद में उसको भरेंगे करेक्ट ना। तो रो में इसमें हम बॉक्सेस रख लेते हैं। तो भाई पहला रो है ना, रो 1 कितना, तो एक बॉक्स का। फिर रो 2 कितना बॉक्स का, तो 2 बॉक्स का। देखो फिर रो 3 कितना बॉक्स का, 3 बॉक्स का करेक्ट ना। ऐसे ही कहां से जा सकते हैं, तो रो r तक, जिसमें कितने बॉक्सेस होंगे, r बॉक्सेस होंगे ना, r बॉक्सेस ऐसा होगा। अब मैं पूछ रहा हूँ इन दैट केस अब इस बॉक्स को फिल किया जाए। अब बताओ पहला वाला केस में बॉक्स को कितने तरीके से भर सकते हैं, k डिफरेंट थिंग है तो k बेस से करेक्ट ना। दूसरे वाले में कितना, तो इसमें भी k इसमें भी k, यानी कितना हो जाएगा k स्क्वायर। इसमें तीसरे में k क्यूब, इस वाले में, तो फिर टोटल क्या हुआ k प्लस k स्क्वायर प्लस k क्यूब अप टू कहां तक k r है। तो जीपी है, फॉर्मूला लगाते हैं। फर्स्ट टर्म क्या k, कॉमन रेशियो भी k, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स r -1 बाय, देख लो ऑप्शन। क्वेश्चंस पढ़िएगा तो आपको कह रहा है कि रो जो बनेगा उसमें एक बार में कितना पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मैक्सिमम r, नॉट मोर देन r। ध्यान दो, नॉट मोर देन r मतलब r से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो कम तो हो ही सकता है, नहीं हो सकता है। तो भाई हम r का बनाएंगे तो r-1 का ही बनाएंगे, r-2 का ही बनाएंगे। कितना का बना सकते हैं, 1 का। तो हमने बोला कि पहले रो ही बना लेते हैं, तो प्रोडक्ट नहीं रख रहे हैं, सामान नहीं रख रहे हैं, रो बना रहे हैं। तो इस रो में कितने आदमी का बनाएंगे, तो 1 का बनाए, फिर 2 का बनाए, फिर 3 का बनाए, ऐसे कितना बनाएंगे r का। अब उसमें सामान फिट करना स्टार्ट करें। तो एक आदमी वाला रो या एक ऑब्जेक्ट वाला रो कितने तरीके से बन सकता है, k बेस। 2 ऑब्जेक्ट वाला रो कितने तरीके से बन सकता है, k स्क्वायर। वैसे ही सारा हो गया, ऐड करें। ठीक है, दिस वाज 38 39। The number of words of 4 letters containing equal number of vowels and consonants repetition allowed is what। 4 लेटर का वर्ड है, ध्यान दो, 4 लेटर का वर्ड है, 1 2 3। इसमें से इक्वल नंबर ऑफ वोवेल्स और इक्वल नंबर ऑफ क्या बोला है, कॉन्सोनेंट्स। तो मतलब कितना हो जाएगा, तो वोवेल्स कितना 2 और कॉन्सोनेंट्स भी कितना, कॉन्सोनेंट्स भी 2। तो भाई चार प्लेसेस में 2 प्लेस हमको वोवेल्स के लिए चाहिए और 2 प्लेस कॉन्सोनेंट्स के। तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज हमको भरना ही है ना। तो हमने बोला कि एक काम करो, ये 4 में से 2 प्लेस चुनो, 4 प्लेस में से 2 प्लेस चुनो। 4c2 कितना हो गया
चुन लिया। अब मान लो ये प्लेस और ये प्लेस चुने हम, ये वाला और ये वाला, करेक्ट ना। इन दोनों में हम क्या भरेंगे, वोवेल्स। वोवेल्स कितने तरीके से भर सकते हैं, 5, तो हमको लिखेंगे इंटू 5 हो गया ना। अच्छा उसके बाद क्या, तो उसके बाद ये 2 प्लेस बच गया, ये वाला इन दोनों में क्या भरेंगे, 500 कितने तरीके से, 21 इंटू। अब देखो ऑप्शन, अच्छा 4C2 कितना हुआ 6 और 21 इंटू 5 कितना हुआ 105, तो कितना हो गया इंटू 105 का स्क्वायर। देखो ऑप्शन डी, ठीक है 39 का। Forty, 42, 43, 44. Okay. 45 and 47. Okay. देखो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास स्पेस सिस्टम बना रहे हैं। The number of ways in which 6 identical rings can be worn in on 4 fingers of one hand. मतलब 4 फिंगर डिफरेंट है ना, सेम तो नहीं है ना, आइडेंटिफाई तो कर सकते हैं कि कौन कौन है। इंडीड इन चारों का नाम होता है अलग, एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। और कितने आपके पास रिंग्स हैं 6, और वो भी क्या है आइडेंटिकल। तो भाई कहानी चेंज करो ना, ये रिंग्स के बजाय ब्लैंकेट हो जाएगा और ये उंगली की जगह भिखारी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज क्या हो गया, ये थे ना क्वेश्चन। तो भाई यहाँ से मान लीजिए पहले वाले फिंगर में x1 डालते, दूसरे वाले फिंगर में x2, तीसरे वाले फिंगर में x3, चौथे वाले में x4, टोटल कितना हो गया, यही ना हो गया। और जहाँ पे किसी भी फिंगर को हम कितना दे सकते हैं, 0, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन थोड़ी है, सारा का सारा एक ही फिंगर पर मना ही नहीं ना है, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ तो नंबर ऑफ वेज आपको पूछा है, क्या लिखा जाएगा आप बताओ, कितना लिखेंगे, कोई फॉर्मूला था क्या, क्या लिखते थे 6 + 4 - 1C है ना, ये कितना हो गया देखो तो 9C हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन, आप जो पूछे हो क्वेश्चंस को देखो। 42 the number of ways in which a mixed double games can be arranged among 9 married couples if no husband and wife play in the same game. Mixed doubles बोला है, mixed double है ना, और 9 married couples। कंडीशन क्या है कि एक ही मैच में हस्बैंड और वाइफ दोनों नहीं खेलेगा, कोई एक ही खेलेगा, करेक्ट ना। तो स्टार्ट कीजिए ना, ऐसे करते हैं हम लोग कि कैसे लिखेंगे, कितनी तरीके से मैच हो सकता है। तो नंबर ऑफ वेज हम स्टार्ट करते हैं, नंबर ऑफ वेज। मुझे पहले बताओ मिक्स डबल्स का मतलब क्या होता है। एक टीम में एक मेल होगा तो एक फीमेल, करेक्ट ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं मिक्स डबल्स। आप लॉन टेनिस अगर देखते होंगे तो आपको इस तरह का मैचेस दिखता हो, करेक्ट ना। लॉन टेनिस में हर तरीके का मोड होता है, डबल्स होता है, सिंगल्स होता है, मिक्स डबल्स होता है, सब होता है, तो आपको वहां दिखेगा, करेक्ट ना। तो मिक्स डबल्स का मतलब हुआ कि एक टीम में मेल होगा और एक फीमेल होगा। तो इसका मतलब एक मैच के लिए कितना मेल और कितना फीमेल रिक्वायर्ड है, दो मेल और 2, तब ना एक मैच होगा। तो भाई हम पहले कितने तरीके से इनको चुन सकते हैं, पहले वो देख लें। तो भाई टोटल कितने फीमेल्स हैं बताओ पहले, 9 मैरिड कपल्स और 9 फीमेल्स। तो 9 फीमेल्स में से 2 फीमेल्स चुन लेते हैं, कितना तरीका 9C2। लेकिन हमारा काम तो नहीं खत्म हुआ, अब इनटू क्या करें, नहीं 2 फैक्टोरियल ले, उसको अरेंज क्यों करेंगे, अभी तो पहले मेल को भी लेना है ना। तो 9C2 हो गया, तो फीमेल ले लिए, अब मेल को भी लेना है। लेकिन कंडीशन है कि जो फीमेल चुन चुके हैं इनके हस्बैंड नहीं आ सकते, क्योंकि वो मैच में नहीं खेलेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ सेम मैच में नहीं खेलते। तो आप कितने में से चुनेंगे, तो आई विल राइट 7C2। हो गया, कंडीशन खत्म। हमारे पास आ गया क्या, तो 2 फीमेल और 2 मेल। मान लो इस तरीके से वाइफ 1, वाइफ 2, हस्बैंड 3, हस्बैंड 4, ये है सिलेक्टेड मेंबर्स। अब मैचेस कितने तरीके से करवा सकते हैं ये भी सोचना है। तो मैचेस देखो कितने तरीके से करा सकते हैं, वर्सेस एक बार हस्बैंड 3 वाइफ 1 वर्सेस हस्बैंड 4 वाइफ 2,
एंड एक बार हस्बैंड 3 वाइफ 2 वर्सेस हस्बैंड 4 वाइफ 1। और कोई तरीका? तीन तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, तो भाई इनटू क्या हो गया, इतने तरीके से मैच हो सकता। अब आंसर देख लो मिला करके कितना हो रहा है, 9C2 यानी कितना हो गया, 9 × 8/2 यानी कितना हुआ 36। दिस इज 36 इनटू 7C2 21। अच्छा 8 2 भी लिख दिया, ठीक है, इनटू 42 डायरेक्ट। अब देखो तो कैलकुलेशन 6 2 जा 12, हाथ में 2 आ गया, लेकिन नन ऑफ दीज है ना। अदरवाइज तो तीन ऑप्शंस में एक ही दिख रहा है वो, लेकिन फिर भी नन ऑफ दीज है। तो करके देखो कितना लिखेंगे, 6 2 जा 12 करके निकालो ना कैलकुलेशन, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 5 1 2। हमारा काम हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी वही है। नोट कीजिए, 2-4 क्वेश्चन और बचा है, सीधा को 43 44 45 47 चार क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो, इंटू 2 मतलब ये 4 सेलेक्ट हो गए, तो किस तरीके से मैच करवाएंगे, दो तरीके से मैच हो सकता है ना। हम लोग काउंट क्या कर रहे थे, मैच कितना करवा सकते हैं, तो एक तो सेलेक्ट करना होगा और दूसरा क्या करना पड़ेगा, मैच करवाना पड़ेगा। तो 4 सेलेक्ट करने के बाद भी दो तरीका, तो तरीका नहीं है। एक बार एक टीम में वर्सेस करके लिखा है ना, देखो नहीं लिखा है। (26, 27, 31) ये तीन क्लियर करेंगे तब स्टार्ट करेंगे। अगर बाकी है किसी का तो बताओ, अगर हो गया है तो क्लियर कर। 26, 27 और 31 डन है। अभी सही टाइम That was 42, 43, 44, 45 and 47. Question number 43. कह रहा है a library has A copies of 1 book, B copies of 2 books and C copies of each book 3 books and single copy of D books. अच्छा, तो total number of ways in which these books can be arranged. भाई ध्यान दीजिए, बुक 1 कितना कॉपी है, A कॉपीज, ठीक है। बुक 2 कितना कॉपीज है, तो B कॉपीज है ना, B कॉपीज। बुक 3 भी कितना है, तो B कॉपीज। बुक 4 कितना है, तो C। बुक 5 कितना है, तो C। बुक 6 कितना है, तो C। ऐसा कह रहा है। बुक 1 एक कॉपी है, बुक 2 बुक 3 जो है B कॉपीज है, बुक 4 5 6 जो है C कॉपीज है। इसके बाद सबका एक एक कॉपी। और बुक कितना है टोटल, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। B1 हम लिखते हैं यहाँ से क्या, B1 B2 डॉट डॉट B2, सब का सब कितना है, तो 1 1 1 कॉपी, सब 1 1 कॉपी है। तो भाई टोटल कितना बुक हो गया, पहले ये बताओ। दिस इंप्लाइज टोटल बुक कितना हुआ, ये बताओ जरा सा। A प्लस 2B प्लस 3C और प्लस क्या, एक एक कितना है, तो D लिख दिया, करेक्ट ना, ये बुक हो गया। तो क्या करेंगे, हमसे क्या बोल रहा है वो, तो बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दिस बुक्स कैन बी अरेंज। तो नंबर ऑफ वेज इन विच बुक्स कैन बी अरेंज, अरेंज लिखते हैं आप जरा सा। क्या करेंगे, तो टोटल A प्लस 2B प्लस 3C प्लस D का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
भाई क्या होगा, जो आइडेंटिकल उसका अरेंजमेंट हटाइए, आइडेंटिकल कौन है, जो कॉपीज है, कितने कॉपीज है पहला का ए, तो डिवाइडेड बाय ए फैक्टोरियल, दूसरे का कितना है बी फैक्टोरियल, तीसरे का भी कितना है बी फैक्टोरियल, तो कितना लिखेंगे होल स्क्वायर, तीसरे का कितना, चौथे का कितना है सी फैक्टोरियल, और पांचवा छठा का भी उतना ही है, तो कितना लिखेंगे खत्म हो गया, बाकी सब तो एक एक ही है। ठीक है, बात सबको समझ में आया? बुक्स खाली काउंट किए और कुछ नहीं किए, जो आइडेंटिकल उसका अरेंजमेंट है, तो जनरल टर्म में लिखा था शायद इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, तो भाई उसको एज इट इज लीजिए, टेंशन मत लीजिए कि भाई वही हो गया तो के का मतलब अलग हो जाए, नंबर से खाली 44 a class of n students which have to form a team of students including at least 2 and also excluding at least 2 student is what, मतलब बोल रहा है कि कम से कम 2 छोड़ना है और कम से कम 2 को लेना है, और कितने स्टूडेंट्स हैं n, तो भाई जरा ध्यान से सोचो, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई सिलेक्टिंग और यहाँ पे क्या कर रहे हैं तो रिजेक्टिंग, हम लोग जरा से इसको लिखते हैं, भाई अगर 2 स्टूडेंट सेलेक्ट किए हैं तो कितना को रिजेक्ट किए हैं, टोटल n है ना, तो खाली 2 को अगर सेलेक्ट किए तो कितने को रिजेक्ट किए हैं n-2, ये अलाउड है कि नहीं, अलाउड है, क्योंकि बोला है कि कम से कम 2 रिजेक्ट करना है, तो आपने तो यहाँ n-2 रिजेक्ट किया, कम से कम 2 सेलेक्ट किए हैं तो किए हैं, तो यहाँ 3 तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 4 तो यहाँ क्या होगा, उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ कितना होगा ना, तो भाई ये भी तो एक्सेप्टेड है ना, क्योंकि कम से कम 2 रिजेक्ट भी करना था तो हम कर रहे हैं, इसके बाद ये 1 होगा तो ये कितना होगा, तो ये केस हम नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इस केस में n-1 सेलेक्ट तो हो रहा है लेकिन रिजेक्ट कितना ही हो रहा है, एक ही हो रहा है, जबकि वो कितना करना है मिनिमम 2, तो भाई हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, तो 2 से लेकर आप कहाँ तक जा सकते हैं n-2, बस इतना ही जा सकते हैं ना, तो स्टार्ट करते हैं, खाली सिलेक्शन का लिखना है, रिजेक्शन का नहीं लिखना, तो दोनों का मतलब तो क्या होता है सेम ही ना, अरे NCR = NCn-R, मतलब क्या था, NCR मतलब R का सिलेक्शन और NCn-R मतलब n-R का रिजेक्शन, तो बात तो एक ही ना है, तो एक ही से हम काउंट करते हैं, स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ वेज, क्या लिखेंगे, आई कैन राइट NC2 NC3 NC4 डॉट डॉट अप टू NCn-, ये लिखेंगे, बट ये इसको तो हम लिख सकते हैं शायद 2 का पावर n ना, नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, कुछ टर्म मिसिंग है, कौन कौन सा टर्म मिसिंग है बताओ, 2 पावर n क्या होता था, 2 पावर n किसको लिखते थे हमने, जैसा बताओ, NC0 NC1 NC2 NC3 डॉट डॉट NCn, ये होता था 2 का पावर, होता था ना, तो भाई यहाँ पे 2 का पावर n इसको क्यों नहीं लिख सकते, क्या क्या मिसिंग है, NC0 NC, उधर से क्या मिसिंग है NCn और NCn-1, तो भाई सब्ट्रैक्ट कर लो, -NC0 -NC1 -NCn-1 -NCn, अब बताओ NC0 का वैल्यू 1, NCn का वैल्यू भी, NC1 का वैल्यू n और NCn-1 का वैल्यू भी n, तो ये कितना हो गया 2 का पावर n -2 2n, ऐसी ना आया, नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है सिलेक्शन का, तो 2 सेलेक्ट करेंगे तो कितना तरीका है, n में से 2 सेलेक्ट करेंगे कितना तरीका है, और 3 वही ना कर रहे हैं, सब ऐड कर रहे हैं भाई, इस पूरे स्टेप को इसमें चेंज करना था, बात क्या थी, इसका वैल्यू डाले खाली, NC0 क्या होता है, n पक्का है
NC0 1 ही होता है ना, और NCN क्या होता है, वो भी 1 होता है। तो यहाँ से -1 क्या हो गया, माइनस NC1 का वैल्यू क्या होता है n, और NCN -1 का वैल्यू भी क्या होता है n, तो -n -2 कम करो इस वाला फोन थोड़ा ही करो क्या ना हो गया सही हो गया 45. Now pay attention please. 15 identical balls have to put in 5 different boxes. Each box can contain any number of balls. Total number of ways of putting the balls into the boxes so that each box contains at least 2 balls is equal to. अच्छा 5 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और 5 बॉक्सेस में डालना है। अच्छा 15 आइडेंटिकल बॉल्स हैं और 5 बॉक्सेस में डालना है, कम से कम 2 हर में होना चाहिए। बस वही। ब्लैंकेट कितना है 15 और बिगाड़ी कितना है 5, सबको मिनिमम कितना देना चाहिए 2। तो क्या लिखेंगे कि इसको x1 plus x2 plus x3 plus x4 plus is equal to 15 where x9 is greater than 15 है ना। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाए, सबको दो दे देते है ना, सबको दो देने का तो क्या लिखेंगे कैपिटल X1 प्लस कैपिटल X2 प्लस कैपिटल X3 प्लस कैपिटल X4 प्लस कैपिटल X5 इज इक्वल टू कितना हो गया 5, क्योंकि 10 तो दे ही चुके। अब यहाँ पर xi क्या है ग्रेटर इक्वल 0, सो नंबर ऑफ वेज यहाँ से लिख सकते हैं। कितना लिखेंगे बताओ 5 प्लस 5 माइनस 1 c 5 माइनस 2, सो दिस बिकम्स कितना 9c हो गया। लो ऑप्शन ही नहीं, अब क्या होगा ऑप्शन ही नहीं है, देखो 9c5 है ना, दिखा सबको। अभी भी डाउट है कि NC4 है ही नहीं। NC4 is equal to NC5, so NC5 is given, देखो है ना। This can also be written as NC9 minus 4, that is 9cc, ठीक है। NCR is equal to NCN minus 4। बात बंद करो। 47. See, we'll conclude here it only. A student is to answer 10 out of 13 questions. Total question है हमारे पास 13 है ना। Number to be answered कितना आंसर करना है हमको 10, करेक्ट ना। उसमें से भी रिस्ट्रिक्शन है कि पहला 5 में से कितना करना है 4, कम से कम 4 है ना। सो एटलीस्ट 4 फ्रॉम फर्स्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई आप 2 कैटेगरी में बांटिए, पहला 5 क्वेश्चन और उसके बाद कितना बच गया 8 ना। 2 कैटेगरी भाई, पहला 5 क्वेश्चन और दूसरा 8 क्वेश्चन ग्रुप में बांट लेते। अब पहला ग्रुप में मिनिमम कितना बनाना है 4 और टोटल कितना बनाना है 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, देखो नंबर ऑफ वेज, पहला में 4 बनाएंगे तो दूसरा में 6 बनाएंगे, और पहला में 5 बनाएंगे तो दूसरा में भी। और कोई तरीका मिनिमम बुलाए ना, और तो बना ही नहीं सकते। वही कितना लिखेंगे, पहला में 4 कैसे बनाएंगे तो 5c 4, तो दूसरा में 6 बनाना पड़ेगा तो कितना 8c 6 प्लस पहला में 5 बनाए तो 5c 5, तो दूसरा में 5 बनाए तो 8c हो गया। आंसर बन गया। इसको कैलकुलेट करो, रिजल्ट दिखेगा 47 निकालो। 5 3 4 यानी 5 और 8c2 या 8c6 यानी 8c2 मतलब कितना हुआ 82 7/2 यानी 28, so I can write 28 प्लस ये 1 और 8c5 मतलब 8c3, 8 into 7 into 6/6 and 56, so this is 56, so we can write this one to be 140 plus 56, so this becomes how much 190. Option B.
इसी से आवाज आ रहा है खराब। अभी तो ये फिर हो रहा है, खत्म हो गया, नहीं आ रहा है। क्या बोल रहे हो? क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या था देखो, वो कह रहा था भाई आप क्वांटिटी को n के बजाय 10 करके देखो, है ना, 20 करके देखो, चलो 20। क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, आपको कम से कम 2 को सिलेक्ट करना है और ज़्यादा से कम 2 को रिजेक्ट भी करना है, ठीक है। तो आप सोचो अगर 2 को सिलेक्ट किए हैं, अरे 1 को सिलेक्ट करेंगे तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या बोला है, कम से कम कितना सिलेक्ट करना है? 2। अगर हम 2 सिलेक्ट कर रहे हैं, कितना तरीका, तो 20C2। लेकिन इस केस में कितना रिजेक्ट किए? 18। वो तो पॉसिबल है ना, क्योंकि कम से कम 2 रिजेक्ट करना है। तो भाई 3 सिलेक्ट करेंगे तो भी पॉसिबल है, क्योंकि उसमें 17 रिजेक्ट किए हैं। अगर हम चले जाते हैं 19 सेलेक्ट करने के लिए, तो कितना हो गया? 20C 19, तो कितना रिजेक्ट किए? 1। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कम से कम 2 भी रिजेक्ट करना है, तो 19 तक हम तो कहाँ तक जा सकते हैं? वही तो क्या देखो अंदर, समझ में आया बात? लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेट तो स्टार्ट किए थे हम लोग, अब कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लिखे थे। थोड़ा बातें कम करो, डिस्ट्रैक्शन कम होगा तो जल्दी बढ़ पाएंगे। अच्छा, यहाँ से क्लियर कर सकते हैं 32, 35, 38 क्या करते हैं? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूलाज पे क्लास को रोका था। एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला है ना, क्या था भाई? अगर हमारे पास गिवन होगा a x1, y1, b x2, y2 and ac by cb is equal to n by n एक्सटर्नल अगर ऐसा कहता है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। अगर ऐसा कहता है तो इसके कहने का मतलब क्या हो गया कि भाई हम C का कोऑर्डिनेट्स निकाल पाएंगे। कैसे? तो डेफिनेटली हमें एक्सटर्नली हटा करके यहाँ n की जगह क्या लिख देना चाहिए? माइनस। ऑटोमेटिकली बात सेम होगा, है ना, यानी रेशियो का नेगेटिव होना ही बता रहा है कि पॉइंट जो है वो क्या है? एक्सटर्नल, A और B के बीच में नहीं, बाहर है। यानी यहाँ से फॉर्मूला अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? देखो, A यहाँ है, B यहाँ है और C यहाँ है। आपसे कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ m और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है?
कैसे लिखेंगे हम? अब ये बताओ, ये x1 कामा y1, ये x2 कामा y2, तो भाई आप सॉरी ये वाला x2 कामा y2, आपको इसको लिखना है h कामा। भाई h का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, खाली n की जगह क्या रखना है? माइनस है ना। तो यहाँ से देखो m किस में मल्टीप्लाई करें, b में या फिर a में? b में। b का x कोऑर्डिनेट कितना है देखो तो x2, तो क्या लिखेंगे? mx2 माइनस nx1 बाय m। उसी तरह से अगर k निकाले तो क्या लिखेंगे? ny2 माइनस ny1 बाय, है ना। ये हमारा फॉर्मूला था एक्सटर्नल का, हम लोगों ने निकाला था प्रॉपर्टीज को, ठीक है, निकाल के लिखे थे ना, ठीक है, तो प्रॉपर्टी निकाला था। इसमें एक चीज और ऐड करना था हमको कि भाई ध्यान दो प्लीज, हम ये भी पता कर देखो, एक्सटर्नल अगर कोई बोलता है तो दो डायरेक्शन हो सकता है, या तो बी के बाद या तो ए से पहले। हम ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली मेरा पॉइंट है कहाँ, ये कैसे पता चलेगा? तो रेशियो देख करके, है ना। अगर if n is greater than n, करेक्ट ना, डेफिनेटली AC by CB is equal to m by n लिख रहे हैं। तो भाई AC by CB अगर m by n लिख रहे हैं और m n से बड़ा है, तो C का डिस्टेंस किससे ज्यादा है? A से। और किससे कम है? तो किस तरफ गया वो? B की तरफ ना, करेक्ट ना। तो B की तरफ जाएगा तो फिर फिगर कैसा बनेगा इस केस में? तो डेफिनेटली A यहाँ पे, B यहाँ पे और C इधर एक्सटेंड हो जाएगा। इसका उल्टा अगर m लेस देन n हो जाए तो भाई आप बताओ किसका डिस्टेंस कम है? C से, A का, और किसका ज्यादा है? B का। तो भाई इस बार जो है वो A यहीं पर है, B यहीं पर है, लेकिन C इधर एक्सटेंड हो जाएगा, है ना। तो इट डिपेंड्स कि भाई हम रेशियो क्या ले रहे हैं। तो अगर कोई कौन से क्वेश्चन पूछता है या फिगर में भी हमको बनाने की जरूरत पड़ती है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई एक्सटर्नल हमको एक नहीं दो डायरेक्शन मिलेगा, एक ए के पहले और दूसरा बी के बाद, और वो भी जज कर पाएंगे हम कैसे? तो देख करके कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका। वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नीट्यूड, ध्यान रखोगे। लेट मी राइट दिस वन एज मॉडुलस। नहीं तो पता चला नेगेटिव आया तो आप नेगेटिव के साथ कंपेयर कर रहे हो, फिर बोल रहे हो 3 तो -2 से, सॉरी -3 तो 2 से छोटा ही बड़ा ही है, ना उल्टा हो जाएगा, करेक्ट ना। तो वी आर कंपेयरिंग ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, बात समझ में है? यहाँ से एक क्वेश्चन से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रेशियो in which the line 3x plus 2y minus 4 equal to 0 divides the joining of points A and B where पहला A is equal to 1, 2 and B is equal to 2, 3. Second, A is equal to 0, 3 and B is equal to minus 1, 0. Also state the division is that division is internal or external। आप ये भी बताएं कि भाई डिवीजन जो है वो इंटरनल है या एक्सटर्नल, और ये कैसे पता चलेगा? अब जब रेशियो अमन कुमार कौन है? अमन सिंह। ये कैसे पता चलेगा? तो अगर जो रेशियो निकालेंगे पॉजिटिव आया तो कैसा डिवीजन? इंटरनल, और अगर नेगेटिव आया तो कैसा डिवीजन? बस इतना ध्यान रखो। निकालेंगे कैसे, पहले तो ये बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर मिक्स रहता है। जैसे अभी हमने स्ट्रेट लाइन पढ़ा नहीं, लेकिन हम फिर भी स्ट्रेट लाइन लिख देंगे, जरूरत नहीं है उसका हमको, लेकिन थोड़ा फायदा उसका जरूर है।
Now what I mean to say कि भाई दो पॉइंट है हमारे पास, जरा सा पहले क्वेश्चन का मतलब सुनो। देखो दो पॉइंट है हमारे पास, ये A है और ये B है, ऐसे स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसा हो या हो सकता है बाहर से जा रहा हो, करेक्ट ना, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ होगा, कहीं ना कहीं कट किया ना, देखो तो किया कि नहीं किया। अब अगर रेशियो में डिवाइड किया है तो हमको यही रेशियो पता करना है कि AC बाय CB जो होगा वो क्या होगा, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे, तो भाई देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, दूसरा फिर आप बनाइए। पहला को हम लिखते हैं, देखो सॉल्यूशन, पहला लेट AC बाय CB इज इक्वल टू क्या माना जाए बताओ, M बाय, लेकिन M बाय N में दो वेरिएबल है, कैलकुलेट तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन क्या होगा ज्यादा, तो भाई हम क्यों दो वेरिएबल लेंगे, हम ऐसे लिखते हैं लैम्डा इज टू, आसान है ना, एक ही अननोन रहेगा, कैलकुलेट जल्दी करेंगे, करेक्ट ना। बट एक बात मैं पूछूं कि भाई लैम्डा इज टू 1 लिख दिए तो डिनोमिनेटर तो हमेशा 1 आएगा, नहीं, लैम्डा वैल्यू अगर 2/3 हो गया तो रेशियो का रिजल्ट क्या होगा, 2:2 हो गया है ना। तो भाई हमने रिस्ट्रिक्ट थोड़ी किया कि लैम्डा इंटीजर नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, करेक्ट ना। तो हमने लैम्डा इज टू 1 लिए इसलिए क्योंकि रेशियो में अननोन कम नहीं। अब बताओ यहाँ से C का कोऑर्डिनेट तो लिखा जा सकता है ना, कैसे लिखोगे, तो A का कोऑर्डिनेट पता है हमको, कितना पता है 1, और B का कोऑर्डिनेट भी पता है हमको, कितना पता है, बताओ जल्दी से, ऐसे फिगर के साथ लिखते हैं। देखो ये A है 1, 2 और ये B है कितना 2, 3। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि C यहाँ है और ये रेशियो कितना है, तो लैम्डा इज टू, ये ना लिखे हो, तो भाई C का कोऑर्डिनेट बताओ जरा जल्दी, कितना लिखोगे, लैम्डा इनटू कितना 2 और 1 इनटू 1 बाय कितना लैम्डा प्लस 1, है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1। y कोऑर्डिनेट बताओ, लैम्डा इनटू 3 और 1 इनटू 2, तो कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 2 बाय क्या लैम्डा प्लस, है ना। देखो C आ गया, लेकिन किसके टर्म में आया, C के टर्म, लैम्डा के टर्म में। बट हमें ये तो पता है ना कि C लाइज ऑन व्हाट लाइन, तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा, सैटिस्फाई रख देते हैं वहां पे, एक अननोन एक इक्वेशन लैम्डा तुरंत आ गया, करेक्ट ना। तो C लाइज ऑन द लाइन, क्या लिख रहा है 3x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, तो 3 टाइम x की जगह क्या रखें, तो 2 लैम्डा प्लस 1 बाय लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 टाइम y की जगह क्या रखें, तो 3 लैम्डा प्लस 2 बाय लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू। अब मुझे बताओ यहाँ से आ सकता है वैल्यू किसका, लैम्डा का, निकालिए। लैम्डा अगर पॉजिटिव तो कैसा डिवीजन, इंटरनल, और लैम्डा अगर निगेटिव तो कैसा डिवीजन, एक्सटर्नल। बस इतनी सी बात है। तो कैसा डिवीजन है, तो फिगर गलत है मेरा, सही करो, ऐसे करो। तो फिगर करेक्ट करो, जो फिगर हम बनाए वो तो गलत हो गया, करेक्ट फिगर तो सी वहां नहीं होना चाहिए, सी कहाँ होगा, बनाओ लैम्डा एक्सटर्नल नहीं है, डिवीजन एक्सटर्नल। किधर जाएगा सी, एक्सटर्नल है तो या तो एक के पहले या तो बी के बाद, आप फिर किधर जाएगा, पक्का हो, क्यों 3/8 मैग्नीट्यूड किससे कम है, ए से, तो ए की तरफ रहेगा।
दूसरा वाला भी निकाल के देखो, दूसरा वाला भी कैलकुलेट करो। इसको हम फाइनलाइज कर देते हैं, लेकिन दूसरा वाला आप खुद का फाइनलाइज करें। आई होप कि सबका सेम आना चाहिए वहाँ। यहाँ कितना होगा, तो अब एक स्टेप लिखते हैं, 3 into 2 lambda plus 1 plus 2 into 3 lambda plus 2 minus 4 into lambda plus 1 equal to 0। अब लैम्डा वाला सब एक तरफ, तो यहाँ से कितना आएगा, तो 6 lambda plus 6 lambda 12 lambda minus 4 lambda, यानी कितना हो गया 8 lambda। कांस्टेंट में 3 plus 4 7 minus 4, यानी कितना हो गया 3 equal to 0। So lambda is equal to -3/8, है ना। यानी हमारा रेशियो क्या हो गया, हम लिख सकते हैं AC/CB is equal to -3/8। फिगर कैसा, तो भाई ये A है, ये B है और C कहीं यहाँ आएगा एक्सटर्नल। दूसरा का मतलब कैसा डिवीजन, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल। ठीक है, मुझे तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है दूसरा। आई होप सबका हो गया है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये सबको रेशियो समझ में आ गया निकालते कैसे, क्योंकि देखो फॉर्मूला देख करके वापस आपको पॉइंट निकालने बोले, वो भी इसमें हो गया, करेक्ट ना। प्लस रेशियो भी कैसे निकालते वो भी हो गया, दोनों काम हो गया। और अभी भी तो फॉर्मूला यूज करना है, बहुत बार यूज करना है, क्योंकि इंडीड इसके बाद जो हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं वो क्या है भाई, तो वो है सम पॉइंट्स, है ना, सम स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के रेस्पेक्ट में कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। भाई हर ट्रायंगल में कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिनको निकालने के लिए बोला जाता है, भाई वो सब देखना है हमको। हमारे सिलेबस में 5 पॉइंट्स हैं, बट नॉर्मली 6 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, छठा की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर जानकारी चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं। कौन कौन सा पॉइंट्स है, पहला सेंट्रॉइड, दूसरा इन सेंटर, इसी ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, ध्यान रखना। तीसरा एक्स सेंटर, चौथा ऑर्थो सेंटर, पांचवा सरकम सेंटर, और छठा इफ रिक्वायर्ड। ये स्पेशल केस क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मेंशन्ड नहीं है, करेक्ट ना। इसको हम लोग बोलते हैं 9 पॉइंट सेंटर, 9 पॉइंट सेंटर। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में पार्ट में नहीं है। 5 पे हमको ज्यादा एम्फेसिस करना है। अगर 5 पे आप रिलैक्स रहें, टेंशन नहीं रहा, तो छठा डिस्कस करेंगे, और नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है ना। अगर ज्यादा आपको लग रहा है कि बस उसी पे हमको मेहनत अच्छे से करना है तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बट थोड़ा सा डेफिनेशन अगर जान जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं समझा दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आ रखा है, फाइंड द सेंट्रॉइड, फाइंड द इन सेंटर, फाइंड द ऑर्थो सेंटर, और आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स चाहिए, ठीक है। सो थिंग्स आर नॉट सो इजी। पहले इन सब फैक्ट्स को देख लेने के बाद हम लोग बढ़ेंगे। यानी हमारा ऑपरेशंस कैसा रहेगा, हम लोग आगे क्या करके डिस्कस करेंगे, मैं आपको समझा दूं। वर्टाइसेस दिया है तो ये सब सेंटर कैसे निकलता है वो बताएंगे, प्लस एडिशनल इसके बाद एक हमारे पास स्पेशल लाइन है, यूलर लाइन, हम उसका डिस्कशन करेंगे। जब ये बात खत्म हो जाएगा तब फिर हम लोग आएंगे लोकस पे। लोकस जब डिस्कस हो जाएगा, लोकस मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसके बारे में जब वो डिस्कस हो जाएगा तब स्ट्रेट लाइन, सर्कल और बाकी सारे, ठीक है। तो पहला ये फैक्ट्स हम स्टार्ट करते हैं सेंट्रॉइड से। पहले तो एक एक बार ये सब पॉइंट्स है क्या, इसका डेफिनेशन,
निकालते कैसे हैं, अगर वर्टाइसिस दिया है तो कैसे निकालेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंट्रॉइड से, तो ये तो वेल नोन पॉइंट्स है, इसके लिए मुझे दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है। क्या है भाई बताओ सेंट्रॉइड? इट्स अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ व्हाट? मीडियंस, है ना? इट्स द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस इन अ ट्रायंगल। ठीक है ना? सो व्हाट इज सेंट्रॉइड? तो डेफिनेशन हमारा कहता है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी of the point of concurrency of the medians in a triangle is known as centroid of that triangle, denoted by G। इसको यूजुअली हम लोग चेंज नहीं करते, जी लिखने का मतलब ही समझ जाते हैं सेंट्रॉइड, करेक्ट ना? तो ये हमें जरूर ध्यान में रखना है। और क्या क्या इन्फॉर्मेशन इसके बारे में और भी जानते हैं कुछ? सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड करता है किस रेशियो में, है ना सबको याद? तो भाई अब हम क्या करें, तो कैलकुलेट करते हैं, है ना? कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन क्या होगा जरा सोचो। तो आपके पास गिवन होगा वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। ए को एक्सपेक्ट करते हैं हम लोग x1, y1, बी को ले लेते हैं हम लोग x2, y2 और सी को ले लेते हैं हम लोग x3, y3। भाई तीनों का कोऑर्डिनेट्स दे देगा और आपसे बोलेगा कि हमको सेंट्रॉइड बताओ। तो भाई सेंट्रॉइड निकालेंगे तरीका तब तो हम निकाल पाएंगे। और हम लोग क्या जाने, तो सेक्शन फॉर्मूला मैं निकालता हूँ, देखो निकालते हैं। ये ए है x1, y1, बी है x2, y2 और ये सी है x3, y3। जितना भी पॉइंट्स है ना, सबको निकालने का तरीका लगभग एक ही है। इंफॉर्मेशन के कारण डिफिकल्ट और आसान होता है, और इंफॉर्मेशन कैसे हैंडल करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जरा सोचो यहाँ पे क्या, तो भाई यहाँ से हम ऐसा ले लेते हैं, ये डी, ये दोनों इक्वल है, पक्का है ना? क्यों दोनों इक्वल है? मीडियन है, सामने वाले साइड्स का मिड पॉइंट से ज्वाइन करें तब तो मीडियन कह रहे हैं ना। व्हाट नेक्स्ट? भाई हमको यहाँ पर निकालना है जी, करेक्ट? हमको दो चीज जानना चाहिए, क्या क्या? तो एक तो डी का कोऑर्डिनेट ये चाहिए, करेक्ट ना? और दूसरा क्या चाहिए? तो दूसरा हमको चाहिए AG बाई GD, ये रेशियो। अब जरा सोचो, अगर A पता है, D कोई बता दे और ये रेशियो बता दे, तो G नहीं निकालेंगे? आसान है ना? तो भाई कैसे निकाला जाए? तो हम डी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लिखे थे ना, तो क्या लिखेंगे डी को? बताओ क्या लिखेंगे डी को? x2 प्लस x3 बाई एंड y2 प्लस y3 बाई, है ना? और मुझे बताओ जरा AG बाई GD जो है वो तो वेल नोन है, कितना है कि नहीं? तो भाई अब तो हमारे लिए फिर से सेक्शन फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो फिर दोबारा सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। कैसे लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला? तो देखो आप इस फिगर को भूल के यहाँ पे लिखना है। ए यहाँ है x1, y1, डी यहाँ है x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2 और g यहाँ है कितना? तो 2:2। बताओ जी का कोऑर्डिनेट बताओ, क्या करेंगे? 2 टाइम दिस वैल्यू प्लस 1 टाइम क्या डिवाइडेड बाय क्या 3। तो आप लिखो, क्या लिखोगे सेक्शन फॉर्मूला में? 2 टाइम x2 प्लस x3 बाई 2 प्लस 1 टाइम x1 बाई क्या 3। y कोऑर्डिनेट 2 टाइम y2 प्लस y3 बाई 2 प्लस 1 टाइम y1 बाई 3। अब देखो ये हमारे पास कितना आ गया, जो कि सबसे आसान फॉर्मूला है हमारे लिए। कितना लिख पाएंगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। देखो आ गया, दिस इज सेंट्रॉइड। तो ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स दिया है तो सेंट्रॉइड हम तुरंत निकाल सकते हैं।
तो एकदम आसान फॉर्मूला है, यानी 3 वर्टेक्स देके आपसे सेंट्रोइड पूछा जाए तो बेवकूफी है, क्योंकि ये तो आप तुरंत निकाल लोगे, है ना। तो मैं थोड़ा क्वेश्चन देता हूँ जरूर, फॉर्मूला तो लगवाना ही है हमको, आपको ऑब्वियस सी बात है, एक बार तो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ढंग से, ताकि आपको अप्लाई करने में थोड़ा समझ में आए बात, है ना। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC if the midpoints of the sides AB, BC and CA are 1, 2, 2, 3 and -1, -5 respectively. क्या पढ़ के कैसा क्वेश्चन बना सकते हो ना? आ गया? कितने लोगों का आ गया? किसी का नहीं आ रहा? कैसे कर रहे हो, कैसे रहे हो बताओ? सेक्शन का अच्छा पहले वर्टेक्स निकाल रहे हो? आज जब वर्टेक्स निकल जाएगा तो फॉर्मूला लगाएंगे। यस सर या नो सर? यस सर। अच्छा मैं एक बात बताऊं आपको जरा ध्यान से, यही थोड़ा सा प्रॉब्लम कोऑर्डिनेट के साथ है और मैं यही दिखाने के लिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया था। एक बात आपको बताऊं, अगर थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन हम लोग लैक करेंगे ना तो क्वेश्चन लेंथी दिखेगा, बना लेंगे जरूर, लेकिन लेंथी है थोड़ा, करेक्ट ना। मैं ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा, मैं आपको एक चीज बस दिखा रहा हूँ यहाँ से, आप इसको खाली ऑब्जर्व करो। A x1, y1, B x2, y2, C x3, y3, है ना। यहाँ से मिड पॉइंट ले रहे हैं D, है ना, दिस टू आर इक्वल, ये मिड पॉइंट ले रहे हैं E, दिस टू साइड्स आर इक्वल, यहाँ से ले रहे हैं F, दिस वंस आर इक्वल। बताओ D का कोऑर्डिनेट बताओ जरा, D का कोऑर्डिनेट कितना? x2 + x3/2,
y2 प्लस y3 बाई, वेरी गुड। ई का बताओ, x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई, एंड f का बताओ, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई, ठीक है। Now I am not asking for ABC, I am asking for centroid of triangle DEF। निकाला जा सकता है, बताओ निकालिए, कैसे करेंगे? this plus this by 3, तो लिखते हैं, देखो x2 प्लस x3 by 2 प्लस y2 x1 प्लस x3 by 2 प्लस x1 प्लस x2 by 2 होल बाय क्या 3, y कोऑर्डिनेट ऐसे लिखेंगे ना, y कोऑर्डिनेट में खाली क्या नाम चेंज करना है, x की जगह क्या लिखना है y, बाकी तो ऐसे ही आएगा। जरा इसको सम करके देखो क्या हो रहा है, x2 प्लस x2 कितना हो गया 2x2, x3 प्लस x3 कितना, और x1 प्लस x1, so 2x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 by 2 कितना हो गया x1 प्लस x2 प्लस, तो भाई ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है ऐसे ही, x1 प्लस x2 प्लस x3 by 3 and y1 प्लस y2 प्लस y3 by क्या 3, so this is nothing but centroid of triangle AB and yes him ना, तो बताओ आप समय लगेगा? अगर किसी के पास ये इंफॉर्मेशन है तो फिर तो उसका आंसर तुरंत आ रहा है, और जिसके पास इंफॉर्मेशन नहीं है बना लेंगे। एक क्वेश्चन लेंदी था, समझ रहे हो बात को ना, तो यहाँ पे बहुत छोटा छोटा इंफॉर्मेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। बातें नहीं, अब बताओ आंसर कितना, 2/3 कॉमा 0, 2/3 कॉमा, अब तो पेन की भी जरूरत नहीं, तुरंत बोल। अच्छा बातें नहीं, प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए। तो छोड़ दे इसको, हम अब तो बनाने की जरूरत नहीं इसको, सबको समझ में आ गया कि फॉर्मूला एप्लीकेशन ही दिए आप, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इन सेंटर हो गया, इधर ध्यान, इन सेंटर हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि इन सेंटर होता क्या, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले नोट कर लो, हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। स्टार्ट करें, रेडी है सब कोई? चलिए ध्यान दीजिए। इन सेंटर क्या होता है पहले तो मतलब समझे इन सेंटर का, तब फिर इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो हमने कहा देखो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर में एक सर्कल है, अंदर में एक सर्कल है, और सर्कल कैसा है भाई, तो तीनों साइड्स को टच कर रहा है। देखो इसको अगर ए बी सी कहते हैं तो 3 पॉइंट पे डी ई और एफ पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, करेक्ट ना। और वो भी कैसा है भाई, तो डी जो है बी और सी के बीच में, ई जो है ए और सी के बीच में, और एफ जो है ए और बी के बीच में, करेक्ट ना। तो भाई इंटरनली टच कर रहा है। इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल, मतलब जो सर्कल ट्रायंगल के बिल्कुल अंदर हो और तीनों साइड्स को टच कर रहा हो,
यानी तीनों साइड उसके लिए क्या हो, टैंजेंट, करेक्ट ना। इस सर्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं इन सर्कल, और इसी के सेंटर को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इन सेंटर। ठीक है, तो इन सेंटर क्या है भाई, तो इन सर्कल का सेंटर, और इन सर्कल क्या है भाई, तो वो सर्कल जो ट्रायंगल को टच, ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करता है, लेकिन कैसे, तो इंटरनली। इंटरनली कहने का मतलब देखो ये 3 पॉइंट्स, तीनों क्या है, दोनों वर्टाइसेस के बीच में है ना, एक्सटर्नल डिवीजन नहीं ना, कैसा डिवीजन है, इंटरनल, तो ये इंटरनली का, ठीक है, इसको इन सर्कल बोल रहे हैं और इसके सेंटर को इन सेंटर बोल रहे हैं। आगे जाके नाम सुनोगे इन रेडियस, वो क्या हुआ, इसी के रेडियस को क्या बोलेंगे, इन रेडियस, ठीक है ना। तो इन सर्कल से ही सब जुड़ा हुआ है। तो डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 1, अब डेफिनेशन 1 क्यों बोले भाई, 2 भी होगा मेरे पास, यस डेफिनेटली, क्योंकि ये हमारे लिए वर्किंग डेफिनेशन नहीं है, ये तो विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है कि भाई क्या चीज है, कैसे निकालेंगे। तो भाई विजुअलाइजेशन के लिए हम पहले समझ लें, उसके बाद फिर हम इसके वर्किंग डेफिनेशन पे बात करेंगे, जिससे कि अभी तक जितना पढ़े उससे काम निकल जाए। नहीं तो ये तो सब बिना सर्कल पढ़े तो कुछ नहीं कर पाएंगे, करेक्ट ना। तो हम अभी तक जो पढ़े उस पर काम कर पाए, इसलिए हम लोग थोड़ा डेफिनेशन को चेंज करेंगे। पहले डेफिनेशन 1, the circle which touches all the 3 sides of the triangle, of a triangle internally, that is point of contact divides vertices internally। ठीक है भाई, जैसे ही लिखे इसका मतलब क्या है, द सर्कल विच टचेस ऑल द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इंटरनली। इंटरनली कहने का मतलब क्या हुआ, तो एक्सप्लेन कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब ये डी जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों का, करेक्ट ना। डिवाइड्स द वर्टाइसेस इंटरनली, देखो वर्टाइसेस को इंटरनली डिवाइड कर, करेक्ट ना, दैट मींस इंटरनल, करेक्ट, is known as in circle of that triangle। ठीक है, the center of in circle is known as in center, denoted by I। इन सेंटर को हम लोग I से दिखाते हैं, इसको वर्टेक्स है, इसको कैसे लिखेंगे, I, दिस इज इन सेंटर। लेकिन जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि भाई इस डेफिनेशन से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। हाँ, विजुअलाइज जरूर हो रहा है कि सेंटर क्या है, ठीक है, लेकिन हम उसको अभी यूज नहीं कर सकते क्योंकि सर्कल नहीं है। तो अभी के लिए फिलहाल वर्किंग डेफिनेशन चाहिए। मैंने बोला फिगर को वापस देखो, फिगर को वापस देखो, मैं दोबारा बना रहा हूँ। ये सर्कल है, ये हमारा सेंटर है, सपोज करो ये आई है, इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको सी लिखते हैं। यहाँ से जब इसको टच करेगा तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको जब टच करेगा, ये बोला यहाँ टच होगा तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर। ऐसे ही ना होगा, देखो पक्का है ना, ठीक है। अगर इसको डी बोलते हैं, इसको ई बोलते हैं, इसको एफ बोलते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो भाई हम इन दोनों को अगर ज्वाइन कर दे तो देखो तो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मिल गया, नहीं मिल गया? कौन कौन सा, बी आई डी और बी आई, पक्का है ना, कॉन्ग्रुएंट है दोनों। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, किस रिलेशन से, आर एच एस, 90 डिग्री दोनों रेडियस है, करेक्ट ना। तो और कॉमन साइड क्या है, हाइपोटेनस, तो 100% दोनों क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट। भाई कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब तो ये हो गया कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या हो गया, पक्का ना, दोनों सेम हो गया। तो इसका मतलब बी आई जो हो गया वो क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर।
DI जो हो गया वो क्या हो गया एंगल। अच्छा यही काम अगर A पे करते तो AI भी क्या होता, एंगल बाइसेक्टर, और C पे भी करते तो क्या होता, खाली नाम ही बदलता ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है किसका, एंगल बाइसेक्टर्स का, है ना। डेफिनेटली ये क्या है, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी किस चीज का, तो एंगल बाइसेक्टर्स। और एंगल बाइसेक्टर मत बोलो, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो भाई यहाँ से एक्सटेंड कर दो तो यहाँ पर भी एंगल है, यहाँ पर भी एंगल है, तो भाई B पे दो एंगल नजर आता है। एक को हम लोग इंटरनल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, किसको इंटरनल बोल रहे हैं बताओ, इसको, दिस इज इंटरनल, है ना, एंड दिस इज व्हाट, एक्सटर्नल, है ना। नॉर्मली इसको हम लोग B बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, तो 180 माइनस, ऐसे ना लिखते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या डेफिनेशन लिया जाए, व्हाट इज इन सेंटर, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आया। तो भाई डेफिनेशन 2 जो वर्किंग डेफिनेशन हमारा होगा वो यही हम लोग लिख रहे हैं। डेफिनेशन 2, the point of concurrency of the internal angle bisectors of a triangle is known as in center of that triangle. आप अगर कंपेयर करके देखें तो सेंट्रॉइड में भी इसी डेफिनेशन के बेस पे हम लोग निकाले थे, वो भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी था किसका, मीडियंस का। यहाँ भी पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है किसका, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। इन सेंटर का प्रूफ भी थोड़ा हमारे लिए यूजफुल है। उसका यूज अभी भी पढ़ सकता है, आगे भी पढ़ सकता है, इंडी 12 तक में पढ़ सकता है, क्योंकि 3D वेक्टर सब में यूज होता है, ठीक है ना। तो जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, याद नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन लेंदी हो जाए, ठीक है। तो इन सेंटर का प्रूफ भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कैसे निकाल रहे हैं। जिसका जरूरत नहीं है उसका हम बात भी नहीं करेंगे, लेकिन जिसकी जरूरत है उसी को हम डिस्कस करेंगे। गिवन हमारे पास क्या होगा, तो आगे वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। A को लेते हैं हम लोग x1, y1, B को लेते हैं x2, y2, और C को लेते हैं हम लोग x3, y3। अब प्लीज कॉन्सेंट्रेट, ध्यान दो। A B C, ये a/2, ये a/2, और यहीं पे कहीं I, x1, y1, x2, y2, x3, y3। वापस सोचिए भाई, इसका अगर हमको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट्स निकालना है तो कैसे, सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके लिए क्या क्या चाहिए, तो पिछला क्वेश्चन में जो सेंट्रॉइड निकालते एकदम सेम पैटर्न में हमको कोई पहले तो D बताए, और अगर D बता दिया है तो A और D मिल गया, तो हमको AI बाई क्या बताए, ID, है ना। ये दो चीज अगर हमको पता चल गया तो 100% हम I का कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों वर्टेक्स A और D पता हो और रेशियो पता हो क्या I किस में डिवाइड करा तो काम हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D निकालने के लिए भी हमको B और C तो पता है, ये D किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो चाहिए, ठीक है। उसमें के लिए हम लोग एक थ्योरम यूज करेंगे, और ये थ्योरम याद रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसी के बारे में बोल रहा हूँ मैं बार बार।
कि इसका इस्तेमाल कहीं पे भी करना पड़ सकता है, इससे काम आपका आसान होगा। ठीक है, थ्योरम क्या है भाई? वी नो दैट, मैं पहले इसी की बात लिखूं, वी नो दैट internal angle bisector of a triangle divide the opposite side in the ratio of adjacent sides। करेक्ट भाई, कहने का मतलब ये हो गया कि जो ए का यहाँ से ए आई ए डी निकला है वो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। किसका? एंगल ए का। देखो ये a/2 ये a/2, करेक्ट। तो ये सामने वाले साइड बीसी को डिवाइड करेगा दो पार्ट में, बीडी और डीसी, करेक्ट ना? किस रेशियो में? तो AB टू AC, करेक्ट ना? इस ए का दो एडजेसेंट साइड है ना, एक AB है और दूसरा क्या है? AC। तो भाई ये थ्योरम हमें बताता है कि भाई क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं BD बाई DC। भाई देखो D क्या डिवाइड किया, तो B और C को किया। किस रेशियो में करेगा? तो एडजेसेंट साइड्स क्या क्या है, तो AB और AC। ठीक है, देखो यहाँ B है, यहाँ AB, यहाँ C है, तो यहाँ क्या? AC। करेक्ट, यही बात कह रहा है। अब ये कैसे आया ये भी आप देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इतना याद जरूर रखिएगा। प्रूफ से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टेटमेंट बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो भाई आप इसको देखिए कि कैसे आया। उससे पहले एक और इन्फॉर्मेशन दें, उसके बाद बताएंगे इसको कैसे आया, क्योंकि वो हमारे पार्ट का मतलब हमारे यूज का पार्ट नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, यही इन्फॉर्मेशन देते तो यहीं पे दे देते हैं आपको। किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये अगर ए है, ये अगर बी है, अगर ये सी है, तो ए के अपोजिट वाला साइड लेंथ हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग? स्मॉल ए। बी वर्टेक्स के अपोजिट वाला साइड लेंथ क्या लिखते हैं? स्मॉल बी। और सी के अपोजिट वाला, यानी कि बीसी का लेंथ ए होगा, AC का लेंथ कितना होगा, तो B होगा, और AB का लेंथ कितना होगा, है ना? ये लिखने का तरीका है, काम थोड़ा आसान होगा। ये ऐसा क्यों किए? क्योंकि इसका वैल्यू चेंज करेंगे। AB को क्या लिखेंगे? C, और AC को क्या लिखेंगे? B। तो ऑटोमेटिकली BD बाई DC जो है हमें C बाई B दिखने लगेगा, देखो, है ना? तो D निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन अब बात है कि ये थ्योरम जो है इसको कैसे आप देख रहे हैं कि ये भाई आएगा, ऐसे ही आएगा। तो मैंने कहा देखो, एक प्रूफ करने का तरीका बता रहे हैं, हम लिख नहीं रहे, तरीका बता रहे हैं। ये जो ट्रायंगल है ACD, इसका रिफ्लेक्शन ले सकते हो ना? रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया? ये AB जो है इधर आ जाएगा, करेक्ट ना? ये वाला साइड इधर आ जाएगा। एक ट्रायंगल तो बना ना। यहाँ एंगल कितना लिख रहा है? A/2। तो यहाँ पर एंगल कितना आएगा? तो ये A/2 और ये A/2 दोनों सेम है। साथ में ये एंगल और इसके इधर वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट। अब दो एंगल सेम हो गया तो तीसरा तो सेम हुआ ना, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? और सिमिलर ट्रायंगल है मतलब साइड्स क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल। साइड प्रोपोर्शनल मतलब BD इसका, DC उसका, इक्वल टू AB उसका, और इसका क्या हो जाएगा? ये तो AC था ना, तो वही तो लिखिएगा, वही ना लिखा हुआ है। बात समझ में आया सबको? तो भाई ये चीज सिर्फ याद रखने के लिए आपको बोल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए उसको समझो। आई होप इतना तो क्लियर है सबको। तो भाई BD बाई DC हमको निकल गया। अब BD बाई DC निकल गया तो D का कोऑर्डिनेट बताओ, क्या लिखेंगे? यहाँ से देखो, B यहाँ है, कितना है? x2, y2। C यहाँ है, कितना है? x3, y3। और D यहाँ है, कितने, किस रेशियो में? तो C/B। तो D का कोऑर्डिनेट बताओ जरा जल्दी से। CX3 प्लस y है ना? तो इसको ऐसे लिखते हैं हम, BX2 प्लस CX3 बाई B प्लस C, BY2 प्लस CY3 बाई B प्लस आ गया D। करेक्ट, आपका पहला काम हो गया ना। आपको क्या चाहिए था? D ना, निकल गया D। देखो, लेकिन अब क्या चाहिए? तो AI बाई ID। अगर कोई AI बाई ID हमको बता दे
तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, फिर हम आई निकाल लेंगे तुरंत सेक्शन फॉर्मूला से। तो अब वो कैसे निकाला जाए बताओ? एक हिंट देते हैं, इसी को यूज करेंगे, इसी थ्योरम को यूज करेंगे, दूसरे को लो। सोचो सोचो, थोड़ा सोचो पहले। क्या लिखा है थ्योरम में? क्या लिखा है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर जो है सामने वाले साइड को क्या करता है? एडजेसेंट साइड्स के रेशियो में डिवाइड करता है। अब किस क्या बोले? बीआई को सर ज्वाइन करते हैं। हाँ बस बस वही मैं कह रहा हूँ। तो हमको किस को डिवाइड करवाना है पहले ये बताओ, किस साइड को डिवाइड करना है? एडी को। तो एडीबी चुन लेते हैं, एडीबी ट्रायंगल चुन लेना। अब एडीबी के अंदर बी से आई को ज्वाइन कराएंगे तो फिर ये क्या है? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ना, करेक्ट ना? तो अगर ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है तो वो एडी को डिवाइड किया ना, किस रेशियो में? एआई बाई आईडी। क्या होगा? एआई के साइड कौन है? एबी, और आईडी के साइड कौन है? हो गया, बात समझ में आया? ठीक है, तो सेम फॉर्मूला लगा रहे हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। यानी वी आर राइटिंग कैसे लिख रहे हैं देखो, इन ट्रायंगल ए डी ए बी डी ऐसे लिख देते हैं। बी आई इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इंप्लाइज ए आई बाई आई डी is equal to AB by BD, that is C by BD। देखो AB को तो C लिखते हैं ना, आप बोलोगे BD को क्या लिखते हैं? ये भी बताइए क्या लिखेंगे? BD को निकाल सकते हैं क्या? बताइए किसी को, BD को क्या लिखते हैं? अच्छा एक रफ वर्क थोड़ा सा आपको देते हैं, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ एक छोटा सा रफ वर्क की बात करते हैं, ये पे बात करते हैं। ये लाइन है, ये लाइन है, सपोज करो ये लाइन है, इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L है, ठीक है। इसको हम यहाँ से कट करते हैं, ठीक है ना, यहाँ से कट करते हैं और बोलते हैं कि ये 2:3 है, 3 है, करेक्ट। ये वाला सेक्शन इसका लेंथ बता सकते हो कितना हो जाएगा? 2/2L/, वेरी गुड। तो बीटी पूछे तो क्यों नहीं बता रहे भाई? ये पता है सबको? कोई भी ऐसा जिसको ये नहीं पता हो? सबको पता है ना? तब फिर बीटी क्यों नहीं बता रहे बताओ? बीटी जानकारी है ना? क्या होगा बताओ? C/B + C इनटू क्या? लेंथ ऑफ BC। लेंथ ऑफ BC कितना निकालें? हो गया ना? तो डायरेक्टली BD हम लिख सकते हैं भैया, देखो ऐसे, भैया BD इज इक्वल टू C/B + C इनटू क्या? लिखेंगे ना? तो बताओ अब ये वैल्यू यहाँ डाला जाए, डालो वैल्यू को, बताओ क्या आएगा? बताओ बताओ फाइनली बताओ मुझे। AI बाई ID हमको चाहिए, कितना आएगा बताओ दीदी? B + C बाई आ गया ना? ठीक है, भटकेगा तो नहीं ना कोई कि कैसे हो गया? ये समझ में आ गया सबको? रेशियो वाला तो लेंथ ऐसे ही निकालते हैं, वही काम किए, कोई नया काम थोड़ी किया। अच्छा तो अब तो हो गया फाइनल काम, मतलब क्या सेक्शन फॉर्मूला लगाना है ना? अब क्या लगाना है? सेक्शन फॉर्मूला। चलो लिखो वापस, फिर से फिगर बना रहे हैं, आपके मदद के लिए फिगर बना रहे हैं। देखो ज्यादा दिख रहे हैं हम लोग, क्यों? कि समझ में आए क्लैरिटी से, नहीं तो पता चला कि वहां पे भी गए नहीं और समझ में भी नहीं आया। तो यहाँ पर वापस लिख रहे हैं। एक क्या है हमारा x1 कामा, वो फिगर वहीं पर है हमारे पास, लेकिन अब निकाल करके एडी को अलग कर दे रहे हैं। डी यहाँ पर है, डी कितना है हमारे पास? तो दिखता है ना, डी निकाले थे ना, कितना है? तो bx2 + cx3 बाई b + c, by2 + cy3 बाई b + c। अब बताओ यहाँ पे आई है और किस रेशियो में डिवाइड किया है? किस रेशियो में डिवाइड किया है? b + c। और इधर क्या पक्का ना? b + c इधर ही ना है, इधर भी प्लस ही उधर ही है ना? तो फिर आई बताओ ना, आई बताओ जल्दी से, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला जल्दी से। क्या होगा? B + C को किससे मल्टीप्लाई करोगे? तो B + C खत्म, करेक्ट ना? और A को किससे करोगे? x1।
है ना। तो भाई देखो आपको क्या लिखोगे ऐसे, b प्लस सी इंटू बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री बाई बी प्लस सी प्लस ए इंटू एक्स वन बाई बी प्लस सी प्लस ए। नेक्स्ट वन b प्लस सी इंटू बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री बाई बी प्लस सी प्लस 8y1 बाई बी प्लस सी प्लस ए। ये तो फॉर्मूला है जो हम लोग लगाएंगे सेक्शन फॉर्मूला से, लेकिन जो रिजल्ट आया वो इससे भी आसान क्या है भाई, देखो तो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई क्या a प्लस b प्लस ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस। डेफिनेटली सेंट्रोइड से थोड़ा डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि यहाँ साइड लेंथ है, सेंट्रोइड में तो साइड लेंथ भी नहीं निकालना था, है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ। धीरे धीरे वैसे ही डिफिकल्टी बढ़ता जाता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अब इससे छोड़ेंगे, दूसरा हाथ से करेंगे, जब तक कर सकते हैं तब तक करेंगे ऐसे। इस पर्टिकुलर थ्योरम के चलते इस पूरा प्रूफ को हम करवाए, क्योंकि ये याद रखना है, बहुत सारा क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। लेंदी मेथड लगेगा, ज्यादा सॉल्व करना होगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा। अच्छा, आप थोड़ा बहुत भी इधर उधर भटके, उससे पहले मैं आपको समझा दूं। मैं पहला क्वेश्चन उठा रहा हूँ, और वो भी जेईई मेंस आर्काइव से। ये 2000 का क्वेश्चन है, और एक 2013 में भी क्वेश्चन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन। सोचो अभी कुछ नहीं पढ़े, खाली फॉर्मूला है, फिर भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है ना। मैं 2000 वाला दे रहा हूँ, थोड़ा समझो, बहुत सिंपल है। उसको थोड़ा सा हम लोग एडवांस करेंगे तब आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसा नहीं बोलो कि हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बाद थोड़ा सा ऊपर पूछ रहा है, कितना नीचे पूछ रहा है क्वेश्चन वो देखो। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल with vertices 1, √3, 0, 0 and 2, 0 is हम लोगों को कैसे फॉर्मूला लगाएं पहले तो वो सीखना है, ठीक है ना। तो भाई यहाँ पे क्या क्या याद रखना है, तो ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तब ना x1 लगाएंगे। यहाँ से ध्यान रखो, ये x1 y1 है, तो x1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ है, a किसका लेंथ है, इसका, करेक्ट ना। तो a इंटू x1, तो b इंटू क्या,
x2, तो c इंटू क्या अपोजिट वाला हो रहा है, हमको ये ध्यान रखना है। लेकिन जो क्वेश्चन दिया उसमें वो भी नहीं करने की जरूरत है, एक बार निकालो तो जरा। क्या दिया है क्वेश्चन, जरा उसको देखो। हम आर्बिट्रेरी ले रहे हैं भाई, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट पे डालेंगे ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे तो और आसान दिखेगा, लेकिन हमको और आसान नहीं करना है, धीरे धीरे अपने आप ही हो जाएगा। हम आपको अब ये एप्लीकेशन करवाना चाहते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट आर्बिट्रेरी ले रहे हैं बिना कोऑर्डिनेट्स के रेफरेंस के। यहाँ क्या लिखेंगे, इसको लिख रहे हैं 1,√3, ये b, इसको लिख रहे हैं 0,0, ये c, इसको लिख रहे हैं 2, चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले तो a निकालना है हमको, निकाला है ना, ये a है, ये b है और ये क्या है c। a निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, तो आई कैन सी दिस इज लेंथ bc है ना, इसका वैल्यू कितना, डिस्टेंस फॉर्मूला कितना लिखोगे, आएगा ना पक्का। नेक्स्ट b निकालते हैं, b क्या है देखो तो ac, इन दोनों के बीच में क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, रूट अंडर कितना हो जाएगा, तो 2 - 1 का स्क्वायर प्लस √3 - 1 0 का स्क्वायर, ये कितना हो गया है ना 2। फिर से c निकालना है, दैट इज व्हाट ab यानी किसके बीच में, इन दोनों के, निकालो कितना लिखोगे 1 - 0 का स्क्वायर प्लस √3 - 0 का स्क्वायर, ये भी कितना हो गया। लो अब इसमें डिफरेंस ही नहीं है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो क्वेश्चन तो एकदम आसान है ना, इसमें हमको कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन क्वेश्चन हम थोड़ा सा अब चेंज करेंगे ताकि ये तीनों साइड्स डिफरेंट हो, तब तो फॉर्मूला समझ में आएगा ना किसको किससे करना है मल्टीप्लाई, ये तो कैसे समझ में आएगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है जो आसान है, इसको थोड़ा टफ करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे इन सेंटर, बताओ जल्दी बताओ क्या लिखेंगे, a इंटू 1, b इंटू 0 एंड c इंटू 2 है ना, ऐसे लिखेंगे a इंटू 1 प्लस b इंटू 0 प्लस c इंटू 2 बाई a प्लस b प्लस कॉमा इधर a इंटू √3 प्लस b इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस c इंटू 0 बाई a प्लस b प्लस, अब बताओ a b c तीनों क्या है 2 2 2, तो यहाँ से क्या हो गया, ये भी 2 ये भी 2 ये भी 2, करेक्ट नहीं, ये कितना हो गया 4 प्लस 2 यानी 6, और नीचे क्या हुआ 6 6 बाई 6 1, तो ये आ गया 1, और वहां कितना हुआ 1 बाई खत्म। बात समझ में आया सबको। Find the in center of the triangle ABC with vertices A 1,3, B 2,5 and C -1,2. अब ना साइड स्केलेन ट्रायंगल मिलेगा, तब समझ में आएगा कि किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और किसको किससे करना है। वहां तो सब बराबर है, कोई गलती भी कर दिया तो सब सही हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात जो आगे बताएंगे हम आपको कि भाई इक्विलैटरल ट्रायंगल में सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर सब सेम पॉइंट होता है। तो भाई जब इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल गया तब फिर हम काहे को इन सेंटर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड ज्यादा आसान है ना, बट ये सब बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल अप्लाई करना था, जो पूछा था मैंने वही लिखा।
साइड लेंथ पहले कैलकुलेट कीजिएगा, उसके बाद कुछ और बात। सारा साइड लेंथ डिफरेंट आया, स्क्वायर रूट में ही रहे, वो कोई टेंशन नहीं है, स्क्वायर रूट क्लियर हो जाए, इसका कोई जरूरी नहीं सोच रहे हैं। ये A 1,3, B 2,5, C -1,2। सबसे पहले साइड लेंथ निकालेंगे, इसे सॉल्व। A दैट इज BC, रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट B दैट इज क्या हो गया, B यानी AC, लिख लो ना यहाँ पे, ज्यादा अच्छा है ना, कंफर्ट रहेगा, ठीक है। B यानी AC कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया, रूट अंडर है ना। फिर तीसरा C कितना, AB रूट अंडर 2 - 1, 1 का स्क्वायर 5 - 3 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया, रूट अंडर, फिर भी दो सेम ही हो गया, देखो, ठीक है। अब क्या करें, तो हमें पता है कि इसका वैल्यू है 3√2, इसका वैल्यू है √5, इसका भी वैल्यू है √5। स्टार्ट करते हैं इन सेंटर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3√2 इंटू 1 लिख रहे हैं, देखो 3√2 इंटू 1 प्लस √5 इंटू 2 प्लस √5 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस √5 प्लस √5। y कोऑर्डिनेट 3√2 इंटू 3 प्लस √5 इंटू 5 प्लस √5 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3√2 प्लस √5 प्लस √5, ये हो गया। ध्यान रखिएगा, a इंटू x1, b इंटू x2 और c इंटू, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी 3 सेंटर्स नेक्स्ट क्लास में। अर्जेंट